न, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 30 दिसंबर, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। कैसे देखते देखते ये साल भी चला गया, पता ही नहीं चला। तो इस वीडियो में हम करंट अफेयर से संबंधित बातचीत करेंगे। जो अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा आर्टिकल्स कवर किए हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही में ये बात करेंगे कि आपके न्यूज़ के साथ मिला के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बैकग्राउंड में जाके, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी हम एक मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब हमारी स्ट्रगल लाइफ होती है, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो फिर आपके साथ कोई नहीं रहता, आपको लोग नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं, कोई नहीं पहचानता है। लोग फिर एक प्रकार के किसी न किसी प्रकार के ताने देते हैं कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे, इतने साल नहीं हुआ तो फिर कैसे करेंगे। इन सब चीज़ों को प्लीज़ नज़रअंदाज करके आगे बढ़ें। अगर आपकी मेहनत मतलब सही डायरेक्शन में है और आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो पक्का आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो और सब फिर जब आप सफल हो जाएंगे तब फिर लोग कहेंगे कि अरे हम तो आपको जानते थे, आप दूर के रिश्तेदार हैं हमारे। ऐसे तो अपनी मेहनत पर कोई भी कमी मत कीजिए, किसी की बातों को मत सुनिए, नज़रअंदाज कीजिए उसकी बातों को। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे आप मतलब अपने काम में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। ये जो आर्टिकल है ये आपके जनसत्ता से कवर किया गया है, जनसत्ता में कवर किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो अलग अलग प्रकार के बीमारियां होती हैं, मच्छरों के काटने से अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है कि कौन से मच्छर से काटने से कितनी खतरनाक या कितनी भयानक बीमारी होती है। तो इसी के बारे में चलिए इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि कई सारे एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि किस मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, या फिर उसका वो वायरल फीवर मतलब कि वायरस से होता है या फिर जीवाणुओं से होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी के बारे में। देखिए इसके अंतर्गत कई सारी बीमारियां आती हैं। इसके अंतर्गत आपकी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और जापानी वायरस, जापानी बुखार जो होता है, पीला बुखार और दिमागी बुखार, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें एक एक करके हम एक एक मतलब जो बीमारी हैं उनके बारे में कवर करेंगे, एक एक उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेंगू लेते हैं। डेंगू में क्या हुआ है कि जो डेंगू है ये आपको एडीज़ मच्छर एक होता है उसके काटने से होता है। जो डेंगू होता है ये एडीज़ मच्छर के काटने से होता है। इसमें वही लक्षण क्या होते हैं कि मतलब कि सर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, बुखार होना, 3 से 7 दिन के अंदर लक्षण पता चलते हैं। तो अगर कुछ ऐसी शिकायत है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और ये एडीज मच्छर के काटने से होता है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। एडीज मच्छर के काटने से कई सारे रोग होते हैं, जैसे कि चिकुनगुनिया भी एडीज मच्छर के काटने से ही होता है। चिकुनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से होता है। और ये सारे बुखार जो आपके हैं एडीज मच्छर के काटने से होते हैं। डेंगू भी आपके एडीज मच्छर के काटने से होता है। तो इसमें लक्षण सेम कुछ मतलब हल्के फुल्के लक्षण में चेंज रहते हैं। चिकुनगुनिया में भी आपको सर दर्द होगा, भारी पैर, मतलब कि आपके जो सर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो इसमें लेकिन अभी चिकुनगुनिया से संबंधित कोई इलाज या टीका नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि इससे ज़्यादा मृत्यु नहीं होती है, लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं चिकुनगुनिया से। और डेंगू से संबंधित, डेंगू क्या करता है, डेंगू जो है वो एक आम इंसान के जो जीवन पर उस पर प्रभाव तो डालता है। साथ में जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं गर्भवती महिलाओं में जो बच्चे होते हैं, जैसे कि कोई गर्भवती महिला है और उसमें क्या है, उसको बुखार है, उसको डेंगू हुआ है, तो क्या होगा कि उसके जो बच्चा पेट में पल रहा है उसके काफ़ी सारे सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेंगे। जैसे उसका सर जो है वो आकार में छोटा हो जाएगा बच्चे का, और फिर उसके जो मतलब बुद्धि का विकास नहीं होगा, अल्प विकसित होगा। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लक्षण है। उसके बाद एक होता है पीला बुखार। तो ये जो पीला बुखार है इसमें क्या होता है, ये पीला बुखार जो है ये एशिया में नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये एशिया में नहीं होता है। ये आपका होता है
यूएसए मतलब कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में होता है, तो सॉरी अमेरिका और अफ्रीका वाले रीजन में होता है। तो ये है आपका अमेरिका और अफ्रीका वाला रीजन, यहाँ पे होता है। इसमें आंखें पीली हो जाती हैं, त्वचा पीली हो जाती है, एक इसको इसीलिए इसको पीलिया या पीला बुखार कहते हैं। एशिया में अभी तक ये नहीं गया है। इसमें क्या होता है, काफ़ी खतरनाक फीवर है। तो इसमें ये होता है कि अगर आप किसी मतलब दूसरे देश में जा रहे हैं तो पीला, और ये एशिया मतलब कि आप अफ्रीका वाले कंट्री से निकल के जा रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें कोई कंट्री है वहाँ से निकल के जा रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका जो मेडिकल चेकअप है वो बहुत होगा, बहुत ज़्यादा होगा। उसमें पीला बुखार जो है उसका चेकअप अलग से किया जाता है। उसके बाद होता है मलेरिया। मलेरिया में भी इसमें भी प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है परजीवी, उससे होता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है उससे होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये एक देखिए, डेंगू और चिकुनगुनिया एडीज मच्छर से होता है, लेकिन ये जो चिकुनगुनिया एडीज मच्छर से होता है, लेकिन जो मलेरिया होता है वो इंडीज मच्छर से होता है। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। इंडीज मच्छर से होता है आपका मलेरिया, और प्रोटोजोआ जो इसका होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर उसके बाद एक होता है फाइलेरिया। फाइलेरिया में क्या होता है कि फाइलेरिया ये क्यूलेक्स मच्छर से होता है। इसमें क्या होता है फाइलेरिया में कि इसको फील पाँव भी कहते हैं। पैर पूरा सूज जाता है, पूरी त्वचा सूज जाती है, और एक अलग सा मतलब उसका आकार हो जाता है। उसमें दर्द नहीं होता है, जो पैर होता है उसमें दर्द नहीं होता, हाथों में होता है उसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन ये है कि उसके जो आकार होता है वो एक मतलब फूल जाता है, मोटा हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है। तो ये फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। देखिए इसमें कई सारी, जैसे कि एडीज मच्छर से कौन कौन से होते हैं, तो चिकनगुनिया और डेंगू एडीज मच्छर से होते हैं। उसके बाद एडीज मच्छर से मलेरिया होता है, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से होता है। पीला बुखार जो ये है ये कौन से रीजन में होता है, तो उष्णकटिबंधीय है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो पीला बुखार है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में होता है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। तो ये पीला बुखार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, जिसमें से फेमस है अमेरिका और अफ्रीका। ये एशिया में पीला बुखार नहीं होता। एक होता है दिमागी बुखार। दिमागी बुखार, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, दिमागी बुखार में इसमें मतलब माइंड में बुखार हो जाता है, दिमाग में बुखार हो जाता है। तो इसके लिए कई सारे ये एशिया में, ये वाला जो दिमागी बुखार है ये एशिया में होता है। जो कृषि जो क्षेत्र है, कृषक हैं, उनके ज़्यादा होता है। वो भी धान की फसल से, धान की खेत से दिमागी बुखार होता है। जो धान की फसल है उससे दिमागी बुखार होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो दिमागी बुखार है वो किससे होता है, तो धान की फसल से होता है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है। तो इसके लिए यूपी सरकार ने एक मतलब कि टीका चलाया था, जिसको उसने मतलब इसमें सफलता प्राप्त की है। कहा था कि काफ़ी हद तक यूपी में दिमागी बुखार से रिलेटेड सफलता प्राप्त है, ये इससे संबंधित जो कार्य किए थे उसमें सफलता प्राप्त की है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये दिमागी बुखार जो है ये एशिया में होता है, और ये धान की खेती से संबंधित है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। तो इस आर्टिकल में आपको यही सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसमें आपको यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इनसे आप बच के रहें। मच्छरों को कहते हैं ना, टीवी में भी ऐड दिखाए जाते हैं कि साफ़ सफाई रखें, पानी ना जमा होने दें, हर जगह साफ़ सफाई रखें। तो वहाँ मच्छरों के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। खासकर ये मच्छर उस एरिया में मिलते हैं जहाँ पे दलदली इलाका होता है, जैसे कि कच्छ के रण में और खंभात की खाड़ी में। ऐसे ही यहाँ पे जैसे कि यहाँ सारे मच्छर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो दलदली इलाकों में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और दलदली ही इलाकों में उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, तो वहीं पे ये मच्छरों की संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए ये सारे उष्णकटिबंधीय ज़्यादा चीज़ मतलब ज़्यादातर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। तो इसमें इस आर्टिकल में यही बताया गया है। चलते हैं आगे। इसमें आपको मैंने बता दिया है कि देखिए इसमें कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बताया गया है कि ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका, और ये है आपका एशिया, और ये नीचे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो इन महाद्वीपों के बारे में बताया गया है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित है वो इसमें होते हैं। पीला बुखार जो होता है वो अमेरिका मतलब कि अमेरिका और अफ्रीका के देशों में होता है, एशिया में नहीं होता है। और जो दिमागी बुखार है वो एशिया में होता है। ठीक है, चलते हैं आगे।
देखिए इसमें नई शिक्षा नीति के बारे में बातचीत की जा रही है। नई शिक्षा नीति कब लागू हुई है, पहले बात तो नई शिक्षा नीति के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इसमें ये आनंदीबेन पटेल ने कहा है, जो कि राज्यपाल हैं, इन्होंने कहा है कि 30% बदलाव हर अनिवार्य किएगा, मतलब कि हर साल 30% बदलाव सिलेबस में किया जाएगा, ऐसा आनंदीबेन पटेल ने कहा। तो अब हम लोग इसके न्यूज़, ये तो न्यूज़ है, ठीक है, अब हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, नई शिक्षा नीति के बारे में बातचीत करेंगे कि कब लागू हुई। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये न्यूज़ आ गई, ठीक है, अब नई शिक्षा नीति का इसमें जिक्र किया गया, तो इससे क्वेश्चन मतलब बनने की संभावना ये, अगर इससे क्वेश्चन बनेंगे, अभी जो यहाँ पे दिया हुआ है इससे क्वेश्चन बनेंगे तो आपका ये करंट हो जाएगा। लेकिन अगर इससे और इसके बैकग्राउंड में जाके आप कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन बनेंगे तो आपकी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, उससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो देखिए सबसे पहले सबसे पहले शिक्षा नीति कब लाई गई थी, तो सबसे पहले शिक्षा नीति जो लाई गई थी वो 1968 में लाई गई थी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी लाई गई है वो 1986 में लाई गई है। तो 2 बार, इसके बाद जो तीसरी लाई गई है वो 2020 में लाई गई है। तो 3 बार यानी कि शिक्षा नीति लाई जा चुकी है हमारे यहाँ। तो ये 2020 की बात हो रही है। 2020 में की शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि जो अब हर साल सिलेबस में 30% बदलाव किया जाएगा और बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करवाई जाएगी। तो इस बारे में बातचीत की गई है। अब चलिए हम नई शिक्षा नीति के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने ये बात कर ली कि एक बार 1986 में, पहले 1968 में, फिर 1986 में, फिर 2020 में, 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। इसमें क्या गया, इसकी जो पद्धति है वो 5+3+3+4 है। इसमें अब आपको ये 5+3+3+4 ये क्या है, तो इसमें जो 5 साल है ये शुरू में बच्चे प्री स्कूल में बिताएगा, जैसे कि उसका 1 से लेके 2 इसमें 5 साल बिताएगा, जिसमें LKG और KG ऐसे होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें 5 साल आपके बच्चा 1 से 2 तक में बिताएगा। उसके बाद जो ये 3 दिया हुआ है, 3 में क्या करेगा, 3 में बच्चा जाएगा, जो 3 साल है उसके 3 साल में बच्चा जाएगा 3, 4, 5 यानी कि 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4, 5 3 साल यहाँ बिताएगा। उसके बाद जो 3 साल दिए हुए हैं, जो 3 साल और दिए हुए हैं उसमें जाएगा 6, 7, 8, ठीक है, 6, 7, 8। उसके बाद फिर 4 ईयर दिए हुए हैं, तो फिर ये 9th से जो 4 ईयर दिए हुए हैं इसमें 9th से 12th तक, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जाएगा 18 साल की उम्र तक कंप्लीट करेगा, 3 साल की उम्र से 18 साल की उम्र वो 12th तक में बच्चा 12 तक में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जो वो ग्रेजुएशन करेगा, पहले क्या होता था कि अगर आपने BA या BSc में एडमिशन लिया, जैसे कि आपने मान लीजिए कि BA में एडमिशन लिया, ठीक है, BA में आपने एडमिशन लिया, तो आपने 1 साल इसका किया, 2 साल का होता है, तो 1 साल 3 साल का होता है, तो आपने 1 साल किया और उसके बाद किसी कारणवश छोड़ के चले गए, आपने मतलब 2 साल नहीं किए, तो आपको ये BA की डिग्री नहीं मिलेगी, यही माना जाएगा कि आपने BA नहीं किया। लेकिन इसमें नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि अगर आपने BA किया हुआ है या ग्रेजुएशन किसी भी मतलब कोई भी चीज़ ग्रेजुएशन में आप कर सकते हैं, तो आपने किया हुआ, तो अगर आप उसका 1 ईयर या 2 ईयर जितना भी करते हैं, अगर बीच में उसको छोड़ के जाते हैं, जैसे आपने 1 साल किया, 1 साल में छोड़ के चले गए, तो आपको 1 साल का डिप्लोमा दिया जाएगा। 1 साल में 1 साल का आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, यानी कि ये कहा जाएगा आपके पास डिप्लोमा होगा कि आपने BSc या BA 1 साल कर रखा है। तो नई शिक्षा नीति में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब इससे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये बताया गया, ये कहा गया है कि 34 साल बाद ये आई है नई शिक्षा नीति, 1986 के बाद 34 साल बाद आई है। और उसके बाद इसमें अगर बीच में यही चीज़ बताई गई है कि अगर कोई कोर्स बीच में छोड़ा है तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेगा। और शिक्षा नीति में GDP का शिक्षा में 6% खर्च किया जाएगा, इस पे ये बात कही गई है। तो आप इन जो फैक्ट हैं इससे संबंधित चीज़ें याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें मैंग्रोव वन की बात की गई है। क्या हुआ है कि अभी एक बीरबल साहिनी पुनर्विज्ञान संस्थान है, ठीक है, उसने क्या कहा है कि 2070 तक 50% मैंग्रोव वन कम हो जाएंगे। क्यों? जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण 2070 तक 50% वन कम हो जाएंगे, अगर इसी स्पीड से जलवायु में परिवर्तन होता रहा तो, ये बताया गया है।
तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट तो न्यूज़ है ही कि 2070 तक मतलब 50% खत्म हो जाएंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि कौन से क्षेत्र में कितने वन पाए जाते हैं। क्योंकि अगर यूपीएससी का क्वेश्चन आप देखेंगे तो मैंग्रोव वन से क्वेश्चन बहुत सारे बने हुए हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं उसका जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई लेवल का रहता है। तो उसमें जो वो मतलब वन लाइनर क्वेश्चन अगर यूपीपीसीएस या आरओ आप कुछ भी दे रहे हैं तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होते हैं, अब स्टेटमेंट बेस्ड वाइज होते हैं। कुछ 4-5 स्टेटमेंट दे देगा, फिर उसके बाद पूछेगा कि ए सही है या बी सही है या सी सही है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए इसके जो फैक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फैक्ट ये है कि 0.15% देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि हमारे यहाँ कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, तो 0.15%, ठीक है, 0.15% जो हमारे देश में भौगोलिक क्षेत्र इतने वन पाए जाते हैं। उसके बाद फिर बात कर लें तो वर्ग किलोमीटर, तो 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ वन पाए जाते हैं। जो प्रतिशत है वो 0.15 है, और जो इसका जो वर्ग किलोमीटर है वो 1,50,000 है। उसके बाद कितने हिस्से एशिया में कितना शामिल है, तो एशिया में है आपका, एशिया में जो है वो है 6.8%, ठीक है। एशिया में, पूरे एशिया में 6.8% है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर ये पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है एशिया में। कितने हैं, तो 6.8%। उसके बाद देखिए पूरे विश्व में क्या है कि 2% से भी कम मैंग्रोव वन है, पूरे विश्व में 2% से भी कम मैंग्रोव वन है। लेकिन ये 10 से 15% कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, जो मतलब कि 10 से 15% कार्बन का अवशोषण करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे कितने इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ सिर्फ 2% है, 10 से 15% करते हैं। और 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें भी इन्होंने काफ़ी रोल अदा किया था। मैंग्रोव वन में क्या होता है, देखिए जैसे कि ये आपके मैंग्रोव वन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो एकदम ज़मीन से लगी हुई होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं वो भी जड़ के पास पहुँच जाती है। तो ये लोग ज़मीन से बहुत ज़्यादा अंदर, मतलब अंदर ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा धंसे हुए होते हैं। तो अगर ये जल्दी इनके सामने कोई सुनामी आए, आपदा आए, तो फिर ये जल्दी टूटते नहीं हैं, जिससे ये अब मान लीजिए कि ये जैसे मैंग्रोव वन है, ठीक है, अब इधर से सुनामी आ रही है तो ये सारी जो पानी है जो बड़ा स्पीड से जाता है उसको ये रोक लेते हैं, काफ़ी हद तक आगे नहीं बढ़ने देते। और जब आगे नहीं बढ़ने देते तो ये शहरी क्षेत्रों में नहीं फैलता। और ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ये देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कितना है, तो भारत में आपका है 4,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ये उसी एरिया में आते हैं जहाँ पे जो एक एरिया होता है जहाँ पे दलदली क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें आते हैं। तो इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं, कौन कौन से वन, क्योंकि वनों से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। किसकी मतलब किसका प्रतिशत ज़्यादा है क्षेत्र में, क्षेत्र की दृष्टि से कौन से वन ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसे पीसीएस में क्वेश्चन, या आईएएस में आप देख लें, यूपीपीसीएस में देख लें या यूपीएससी में देख लें, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जो ये ग्रीन कलर का ये है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इधर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। और ये इस वाले एरिया में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। और फिर ये है मैंग्रोव वन, ये है आपके पर्णपाती वन। फिर उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वो ये पर्णपाती वन है, ठीक है, जो नुकीले आकार के ऐसे होते हैं, जो ठंडे एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे कुछ वन होते हैं ना, ऐसे जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होते हैं, तो ये ऐसे वन होते हैं। तो ये पर्वतीय वन। फिर उसके बाद है मैंग्रोव वन आपके ये जो हल्का येलो कलर का है, यहाँ आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं दलदली इलाके में, इधर कच्छ के साइड भी, तो ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ये आपको रेगिस्तान यानी कि राजस्थान वाले एरिया में मिलेंगे। यहाँ कटीले झाड़ियाँ, कुछ ऐसे झाड़ियाँ जो होती हैं ऐसे वो यहाँ पे मिलेंगी। तो इसका आप अच्छे से एक बार इसका मतलब जब ये चीज़ एक बार लेक्चर को जब दोबारा देखें, मतलब कि उसको रिवाइज करें कि कहाँ कौन सी चीज़ें पाई गई हैं। सबसे अच्छा रिवीजन का यही तरीका है, जब आप कुछ चीज़ पढ़ें तो उसको आप आंख बंद करके याद करते रहें कि आपने क्या क्या देखा। मैप के माध्यम से देखा है तो ये देखिए दक्षिणी एरिया, दक्षिण वाला एरिया, और इधर ये पूर्वी एरिया, इधर आपके पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ऐसे आप इमेज से याद करेंगे तो आपको जल्दी से क्वेश्चन मतलब कोई भी चीज़ें भूलेंगी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ है क्या है कि केरल के द्वारा एक आयोजन करवाया जाता है, केरल के द्वारा एक आयोजन करवाया जाता है जिसका नाम है
अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव केरल के द्वारा करवाया जाता है। तो ये INS शारदा है, ठीक है। ये INS शारदा को इतना ज़्यादा सजाया गया है, जो चमक रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव किसके द्वारा करवाया जाता है, तो केरल के द्वारा करवाया जाता है, केरल सरकार करवाती है। और इसमें काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं। देखिए जैसे कि इसमें संस्कृत पतंग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव होता है, और कुछ जल से संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं इसके तहत। तो आप इतना याद रख लीजिएगा कि ये केरल सरकार करवाती है और अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप इसमें केरल देखिए। पहली बात तो ये है हमारी प्यारी कंट्री इंडिया, और यहाँ पे आप केरल देखेंगे तो ये है आपका केरल, ठीक है। ये केरल है, ये मतलब ये है केरल। एक मिनट, ये केरल है, ठीक है। तो इसमें जो और राज्य हैं, जैसे कि ये गुजरात है, ये राजस्थान है, और ये है फिर उसके बाद कर्नाटक, ये छोटा सा गोवा है। तो ये सारे राज्य जब आप मतलब मैप देखें तो सारे राज्य का एक बार अध्ययन कर लें अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा राज्य किसको टच करता है। जैसे कि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी कितने राज्यों को टच करता है, कौन कौन से राज्यों को टच करता है। ऐसे आप जब एक चीज़ देखें, एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि आपने केरल देखा, तो थोड़ा सा इन लोगों के मतलब इन जो एरियाज़ हैं इनके बारे में भी नज़र डाल लीजिए, क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है मैप से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ है, देखिए नेतन्याहू ने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में 6ठी बार शपथ ली है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नेतन्याहू जो मतलब कि हैं, इन्होंने इजराइल के प्रेसिडेंट के रूप में 6वीं बार शपथ ली है, यानी कि 6 बार ये प्रधानमंत्री वहाँ के रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने 6वीं बार भी, अब 5 बार रह चुके हैं, 6वीं बार की शपथ ली है। तो ये कहा जा रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री वहाँ के कौन है। तो ये नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम यही याद करते आ रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है, ऐसे याद कर रहे हैं। उसके बाद अब हमको अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इजराइल है कहाँ। तो चलिए इजराइल की बात करते हैं। ये है आपका इजराइल, एक मिनट, ये है इजराइल। देखिए ये पूरा इजराइल है, और जो येलो कलर से इतना ये है आपका फिलिस्तीन। तो ये इजराइल है और ये फिलिस्तीन है। पहले क्या हुआ था कि ये पूरा इजराइल सिर्फ इतना कोना सा था, ठीक है, इतना कोने से था, ये पूरे में फिलिस्तीन था, लेकिन इजराइल ने हर जगह अपना कब्जा कर लिया है। तो अब ये इजराइल बन गया और ये फिलिस्तीन है। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ है, तो चलिए इसको वर्ल्ड मैप के थ्रू देखते हैं। जैसे कि देखिए ये है हमारा वर्ल्ड मैप, और ये है हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। ये है इंडिया से कंपेयर करिए तो ये है आपका इजराइल। इसी को जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे इजराइल है। तो आप अगर इजराइल के बारे में देखें मैप में, तो उसके आसपास के देशों के बारे में भी देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा, देखिए गोवा में क्या हुआ है कि अभी एक नदी है जिसका नाम, गोवा में 2 नदी फेमस है, एक जुआरी और एक मांडवी। तो उस जुआरी नदी में एक बांध मतलब पुल बनाया गया जिसका उद्घाटन उन्होंने गोवा में गडकरी ने किया है। तो ये चलिए ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पुल बना है, लेकिन हमको ये पता करना चाहिए कि जुआरी नदी है कहाँ, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। देखिए हमने जो न्यूज़ है उसके बैकग्राउंड में जा के कितने सारे क्वेश्चन, कितने सारी चीज़ें नई मतलब सीखी हैं, मतलब जो हमारा जो जीएस से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में कितना ज़्यादा जाना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप न्यूज़ कोई चीज़ें न्यूज़ में आई हैं तो उसके आप बैकग्राउंड में जाके उसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि देखिए, और फिर हमको ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये इस चीज़ को तो हमने पढ़ा ही नहीं। अब ये जुआरी नदी न्यूज़ में है, जुआरी नदी से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया कि कहाँ पे गिरती है, कहाँ से निकलती है, ऐसी चीज़ें क्वेश्चन आ गई, तो फिर आप सोचेंगे कि यार इतना कैसे पूछ सकता है, इतनी डीपली कैसे पूछ सकता है, ये तो हमने नहीं पढ़ा। तो अगर कोई चीज़ न्यूज़ में होती है तो उसके बैकग्राउंड में जाके आप उसकी चीज़ें जाना करिए, उसके पीछे भी देखा करिए कि इसके पीछे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि अगर आपको क्वेश्चन जानना है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो अपने माइंड में आप क्वेश्चन बनाइए, खुद थिंक कीजिए कि कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी जुआरी नदी, देखिए ये गोवा है और ये है जुआरी नदी, ये आके अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ये अरब सागर में गिरती है, यानी कि पश्चिम की साइड गिरती है। तो अब अगर आप गोवा देखें तो उसके आसपास का क्षेत्र भी देख लीजिए, और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि गोवा कहाँ है। तो चलिए मैप में देखते हैं, इंडिया मैप का पूरा जो है ये है आपका छोटा सा गोवा, ठीक है। ये आपका छोटा सा गोवा है और इसी का ये जो गोवा का है इसी का जूम करके दिखाया हुआ है कि कौन सी नदियाँ कहाँ हैं। तो आप इसके बारे में अध्ययन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या हुआ है कि एक म्यूजियम बनाया गया है, एक म्यूजियम बनाया गया कार्टोग्राफी म्यूजियम, ठीक है, कार्टोग्राफिक म्यूजियम। ये देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम है, कहाँ बना है? मसूरी यानी कि उत्तराखंड। तो याद रखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि जो चीज़ें फर्स्ट होती हैं, पहली बार होती है, उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होती है। तो मसूरी यानी कि उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में एक पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उत्तराखंड कहाँ है। इससे आपके राज्यों का नॉलेज होगा कि आपके राज्य कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये है आपका उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से ये 2002 में अलग किया गया था, ठीक है। 2002 में उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था उत्तराखंड, और अलग करने की शक्ति किसको है? तो संसद को है। देश राज्यों को अलग करने या उनके नाम में परिवर्तन करने या उनके क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है। ये एक वीडियो मैंने पॉलिटी का बना रखा है जिसमें सारी चीज़ें बताई हैं, आप उसको जाके देख लें। तो ये इसको अलग करने की शक्ति संसद के पास है, और उत्तराखंड 2000 में यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद है, देखिए अब आते हैं यूपी में। यूपी से अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आरओ या यूपी पीसीएस, तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वाराणसी समेत 3 शहरों में मिलेगी रोपवे सुविधा। देखिए कौन कौन से 3 शहर है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। मिर्ज़ापुर, मथुरा और वाराणसी। मिर्ज़ापुर, मथुरा और वाराणसी में रोपवे सुविधा होगी। अभी तक सिर्फ वाराणसी में ही थी, ठीक है, लेकिन अब मिर्ज़ापुर, मथुरा में भी होगी। तो ये रोपवे सुविधा क्या होती है, चलिए पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जिले हैं कहाँ। क्योंकि अगर आप यूपी से संबंधित है, यूपी से एग्जाम देते हैं, तो आपसे पूछ लेता है कि कौन सा जिला किसको किसको टच करता है। तो देखिए पहले हम करते हैं वाराणसी। तो आपका ये है, ये यहाँ पे है वाराणसी, इसके बारे में बात करते हैं। इधर ये ढक गया है, तो इधर वाराणसी ये देख लीजिएगा आप, और ये है इधर मथुरा, ये मथुरा है। और उसके बाद देखिए क्या कौन कौन से शहर हैं, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और मथुरा। तो मिर्ज़ापुर, वाराणसी और मथुरा, यहाँ पे मिर्ज़ापुर है और ये वाराणसी है। तो आप इसको देख सकते हैं, अगर इसको किया जाएगा तो ये ढक जाता है। तो 1 मिनट इसको छोटा करके देखते हैं, शायद आ जाए। तो देखिए ये है मिर्ज़ापुर और वाराणसी, ये देखिए ये दोनों, और ये है आपका मथुरा। तो इन 3 क्षेत्रों में, इन 3 जिलों में रोपवे सुविधा होगी। रोपवे सुविधा यहाँ पे स्टार्ट की गई है। तो ये याद रखिएगा कि जब आप अगर यूपी से संबंधित है, यूपी का एग्जाम देते हैं, तो याद रखिएगा अभी तक सिर्फ वाराणसी में था, अब 2 और जोड़ दिए गए हैं, जिसमें से मिर्ज़ापुर और मथुरा है, ठीक है। तो रोपवे क्या होता है कि देखिए ये ऐसे होते हैं, इसमें ये रस्सियाँ, ये जो रस्सी होती है, ये ऐसे रस्सी होती हैं, इसी में बैठकर ले जाया जाता है। तो ये है आपकी रोपवे सुविधा, और कौन कौन से जिलों में होती हैं, तो वाराणसी, मथुरा और मिर्ज़ापुर, ठीक है, आप ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए G20 के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि मैंने बताया था कि G20 की मीटिंग जो होगी वो इस बार यहीं पे होगी। तो G20 की जो मीटिंग होगी उसमें जो शेरपा मीटिंग होगी वो यहीं पर होगी। तो उसमें यूपी के भी कुछ चीज़ें, मतलब कुछ शहर सेलेक्ट किए गए हैं जहाँ पे होगी। तो ये कौन कौन से शहर हैं, इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है कि कौन कौन से शहर यूपी में होंगे। तो देखिए यूपी में होगा वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा। चार शहर हैं जो कि G20 की मीटिंग करवाएंगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से, वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। इसके लिए हमको मैप देखना पड़ेगा यूपी का। तो ये है आपका यूपी का मैप। अब इसमें देख लेते हैं, वाराणसी के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है कि वाराणसी कहाँ है। तो यहाँ पे है वाराणसी, ये है आपका ग्रेटर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर। और वाराणसी के बाद है, देखिए वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, और फिर उसके बाद दो शहर और हैं जिसमें ये कहा गया है कि लखनऊ और आगरा। लखनऊ और आगरा में भी ये चीज़ें करवाई गई हैं, मतलब जो G20 की मीटिंग होगी वो लखनऊ और आगरा में होगी। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, और मैप जरूर देख लीजिएगा। मैप के थ्रू आप ये चीज़ जरूर देख लीजिएगा कि कहाँ पर कौन से जिले स्थित हैं। G20 के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है कि G20 में बहुत सारे 20 देश आते हैं G20 में, जिसमें एक यूरोपीय यूनियन और 19 देश हैं। तो यूरोपीय यूनियन और प्लस 19 कंट्री हैं। तो ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया था कि कौन कौन से देश G20 में आते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या भारत इसका सदस्य है, तो है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम आदि इसमें शामिल है। और
ये एक वैश्विक संस्था है। उसके बाद हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। G7 के अंतर्गत ये कंट्री आती हैं जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक है, अगर इसको हम रसिया को इसमें जोड़ देंगे तो ये G8 बन जाएगा। इसमें रसिया यानी कि रूस जुड़ा हुआ था, लेकिन 2014 में यूक्रेन का इसने क्रीमिया एक क्षेत्र था जिसको हम क्रीमिया कहते हैं, उसको इसने हड़प लिया था, तो तब से इसको G8 से बाहर कर दिया गया है। अब ये G7 है। अगर ये सारे देश को मिला लिया जाएगा तो ये G20 हो जाएगा। ये है अपनी इंडिया। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर यूपीएससी में क्वेश्चन बना है तो यूपीपीसीएस में भी बनने की संभावना है, तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, और इसमें लखनऊ समेत मतलब कुछ शहरों में स्मार्ट फ्रेट सिटी, मतलब 7 शहर हैं, यूपी के 7 शहर। पहले तो ये पूछा जा सकता है कि कितने शहर हैं, तो 7 शहर हैं। ठीक है, 7 शहर स्मार्ट फ्रेट सिटी के अंतर्गत आएंगे, लखनऊ समेत। तो कौन कौन से हैं? आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद व मेरठ, ये इन सब मतलब स्थानों पे, इन सब जिलों में स्मार्ट फ्रेट सिटी सेवा लागू की जाएगी, फ्रेट सिटी बनाया जाएगा इनको। तो ये शहर के नाम आप याद रख लीजिए। और ये है आपका मैप, इसमें आप देख लीजिए कि कौन से राज्य कहाँ पर हैं। जैसे कि आपने कानपुर है, ये आपका कानपुर है। ठीक है, ये है आगरा, और उसके बाद मेरठ है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। वाराणसी है, ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। कौन कौन से शहर में बनाई जा रही है और कितने शहर शामिल है। तो ये चीज़ आप यूपी से आते हैं तो पक्का याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।